मानव बम की फैक्ट्री में एबीपी न्यूज। ठीक बगल के मकान में रहते हैं ना। आतंकवादी पुलिस ने कहा तो वही है भाई, और क्या। तो मैं तो पड़ोस में रहता, आपको पता नहीं चला कभी उनके यहाँ कोई आता जाता रहा? आतंकी बताया जाता है। बहुत सीधे लोग थे, कुछ नहीं। आतंकियों के खूनी प्लान का पोस्टमार्टम। 15 अगस्त का अवसर होने के कारण नेता या बड़े अधिकारी ध्वजारोहण के समारोह में शामिल होने के लिए आते। ये लोग बड़े आराम से मंच के आसपास तक पहुंच जाते और वहां बम रखकर चले जाते। आज होगा सबसे बड़े षड्यंत्र का खुलासा। जब इन्होंने अपने आका उमर अलमंडी से कहा कि इन्हें बम बनाना नहीं आता, तो इन लोगों को इंटरनेट के जरिए बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। अल-कायदा का ऑपरेशन डेथ। यूपी में जब से देश को दहलाने की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। 15 अगस्त को देश के अलग अलग हिस्सों में कई बड़े हमले की प्लानिंग थी, और यह प्लानिंग की थी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक अल-कायदा के आतंकियों ने। अल-कायदा के आतंकियों ने बेगुनाहों के खून की यह साजिश कैसे रची थी और उनके टारगेट पर कौन थे, देखिए यह खुलासा जिसने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। लखनऊ के काकोरी इलाके का ये वही घर है जहां देश को दहलाने के लिए रची गई थी सबसे खतरनाक साजिश। आतंकियों का ये वही ठिकाना है जहां कल यूपी एटीएस के कमांडो ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। यूपी एटीएस के कमांडो जब आतंकियों के इस ठिकाने में बंदूक ताने दाखिल हुए थे तो अंदर के नजारे को देखकर सन्न रह गए। आतंकियों के इस ठिकाने में बम और बारूद का भारी जखीरा था। अपने इसी सुरक्षित ठिकाने में बैठकर आतंकियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम धमाके के लिए प्रेशर कुकर बम तैयार किए थे। इसी घर की दीवारों के पीछे बीजेपी के बड़े नेताओं पर हमले के लिए आत्मघाती मानव बम का दस्ता तैयार किया जा रहा था। यूपी एटीएस का दावा है कि खतरनाक हमले की यह साजिश दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा ने रची थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने वाले थे इस घर से गिरफ्तार किए गए अल-कायदा के ये खूनी मोहरे मिन्हाज और मसीरुद्दीन। एबीपी न्यूज को पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मिन्हाज और मसीरुद्दीन ने पूछताछ के दौरान हमले की साजिश को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। कल इन दोनों आतंकियों के ठिकाने से यूपी एटीएस ने जो प्रेशर कुकर बम बरामद किया था उसके बारे में इन दोनों ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने एटीएस को बताया है कि उन्होंने प्रेशर कुकर बम बनाने की ट्रेनिंग इंटरनेट पर ली थी और इसमें उनकी मदद की थी अल-कायदा के इंडिया चीफ उमर अल-मंडी ने। हैरानी की बात तो यह है कि आतंकियों ने मात्र 2000 रुपए में तैयार कर लिया था एक प्रेशर कुकर बम। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इन आतंकियों ने बताया कि जब इन्होंने अपने आका उमर अलमंडी से कहा कि इन्हें बम बनाना नहीं आता, तो इन लोगों को इंटरनेट के जरिए बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि ये बम स्थानीय मार्केट में मिलने वाले सामान से बनाया जा सकता है और इस बम बनाने के लिए किसी लंबी चौड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। एबीपी न्यूज संवाददाता ओपी तिवारी को पुख्ता सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों में से एक की ई रिक्शा में लगाने वाली बैटरी की दुकान है। यह आतंकवादी पहले सेल्समैन का काम करता था और एक यूनिवर्सिटी से इसने अच्छी पढ़ाई भी की है। अल-कायदा के लीडरों से यह आतंकवादी इंटरनेट के जरिए संपर्क में आया था और इंटरनेट के जरिए ही इन लोगों की आपस में बातचीत होती थी। अब तक की पूछताछ और जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के इंटरनेट पर बातचीत और संदेशों के आदान प्रदान के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। सबूतों में वो चैट भी है जिसमें आतंकियों के आका ने उन्हें बम बनाने का पूरा ब्यौरा दिया था।
सूत्रों के मुताबिक आरंभिक जांच के दौरान पाया गया कि बम बनाने में माचिस की तीलियों के बारूद का भी प्रयोग किया गया था। बम निम्न क्वालिटी का था, लेकिन भीड़ भरी जगह पर फटता तो काफी बड़ा नुकसान कर सकता था। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी को जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया है कि उसके मुताबिक मिन्हाज और मसीरुद्दीन अल-कायदा के इंडिया चीफ उमर अल मंडी से अक्सर बातें करते थे। अल मंडी के संपर्क में इन दोनों आतंकियों के साथ ही कई और आतंकी भी थे और इनमें से कुछ कश्मीर के भी हैं। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि मिन्हाज और मसीरुद्दीन के पास कश्मीर से कुछ लोग अक्सर मिलने आते थे और उनकी गतिविधियां बेहद संदिग्ध थीं। यूपी एटीएस के आला अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मिन्हाज और मसीरुद्दीन लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रेडार पर थे, लेकिन इन्हें गिरफ्तार तब किया गया जब ये धमाकों के लिए बम बना चुके थे। सूत्रों के मुताबिक मिन्हाज और मसीरुद्दीन बम बनाने के बाद पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। टारगेट किसे और कब करना है, इसके लिए लगातार कोशिश चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक आरंभिक पूछताछ के दौरान पता चला है कि 15 अगस्त का अवसर होने के कारण लखनऊ और उसके आसपास के शहरों में नेता या बड़े अधिकारी ध्वजारोहण के समारोह में शामिल होने के लिए आते। ऐसे में स्थानीय होने का फायदा उठाकर ये लोग बड़े आराम से मंच के आसपास तक पहुंच जाते और वहां बम रखकर चले जाते। उसके बाद होने वाली भीषण तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे पहले कि आतंक की ये साजिश अपने अंजाम तक पहुंच पाती, यूपी एटीएस ने आतंकियों के ठिकाने पर धावा बोल दिया और फिर देश को दहलाने की साजिश रचने वाला मिन्हाज और मसीरुद्दीन पकड़ा गया। नाम बदल जाते हैं लेकिन चेहरा वही रहता है। पाकिस्तान के ऊपर एक कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है, चाहे वो आईएसआईएस का खुरासान प्रोविंस हो या फिर अलकायदा का भारतीय मॉड्यूल। इन दोनों में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने रिटायर्ड अधिकारी और पाकिस्तानी सेना से रिटायर हुए अधिकारियों को उच्च पदों पर बैठा रखा है। यानी कुल मिलाकर एजेंडा आईएसआई का भारत में तबाही मचाने का है, लेकिन नाम अलकायदा और उससे जुड़े संगठनों का किया जाता है। भारत में अल-कायदा की खूनी चाल एक बार फिर से हो गई है नाकाम। एक बार फिर पकड़े गए हैं मौत के वो मोहरे जो धमाकों से बेगुनाहों की जान लेना चाहते थे। लखनऊ के काकोरी इलाके में अल-कायदा के 2 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद एबीपी न्यूज की टीम उस ठिकाने पर पहुंची जहां हमले के लिए मानव बम का दस्ता तैयार किया जा रहा था। वहां आसपास के लोगों ने हमें क्या जानकारी दी, अब आप यह भी देख लीजिए। मिन्हाज और मसीरुद्दीन, यूपी एटीएस का दावा है कि ये दोनों ही खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा के घातक मोहरे हैं। ये दोनों ही आत्मघाती मानव बम के जरिए 15 अगस्त को देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके की साजिश रच रहे थे, लेकिन इससे पहले कि धमाकों की वो साजिश अंजाम तक पहुंचती, इनका भेद खुल गया और ये पकड़े गए। लखनऊ के काकोरी इलाके में जब इन दोनों को पकड़ा गया तो इलाके के लोग सन्न रह गए। ये जिस घर में रहते थे वहीं बेगुनाहों की जान लेने के लिए इन्होंने मौत की फैक्ट्री सजा रखी थी। उसी घर में आत्मघाती हमले के लिए मानव बम दस्ते भी तैयार किए जा रहे थे। मिन्हाज और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो इलाके के लोगों ने हमें बताया कि दोनों की गतिविधियों से कभी ऐसा नहीं लगा था कि वो धमाकों की इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। मिन्हाज के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या तकलीफ हो रही है बता दीजिए। मैं क्या मिन्हाज के बारे में बता दीजिए, कौन था, कैसा? हम नहीं जानते उनको, नहीं जानते। पुलिस आई थी कल आपके यहाँ भी? हमारे वहाँ नहीं आई थी। मैंने आई थी, बाहर ही खड़ी थी, बस बाहर ही, तो जो कुछ भी उन्होंने किया सब बाहर से ही किया। ये गैरेज किसका है बगल? गैरेज तो हमारा ही है। अच्छा, किसका है, मतलब कौन चलाता है? चलाते वाला तो कुछ नहीं, ऐसे ही बनाया था, लेकिन अब काम ही नहीं है, कुछ बंद पड़ा हुआ है। कल इसी के बाहर में देख रहे थे एटीएस के कई सारे कमांडो खड़े हुए थे पोजीशन लेकर के, तो क्या वजह थी? कोई छुपा था क्या अंदर? कोई नहीं था भैया, कुछ नहीं था। तुम लोग तो सब साथ ही में थे, सब साथ में थे, तुमको ऐसा नहीं कोई यहाँ पे हो ना। तो मिन्हाज तो पड़ोस में रहता, आपको पता नहीं चला कभी उनके यहाँ कोई आता जाता रहा हो? आतंकी बताया जाता है। बहुत सीधे लोग थे, कुछ नहीं। अब आगे क्या हो सकता वो तो वो बता सकते, हमें थोड़ी ना कुछ पता। मिन्हाज कोई लेना देना नहीं था? मिन्हाज के यहाँ बाहर से लोग आते थे कुछ? नहीं। पुलिस आई है कभी उसके यहाँ पहले? नहीं, कभी नहीं।
आतंकियों के मानव बम फैक्ट्री के राज के खुलासे के लिए एबीपी न्यूज की टीम पड़ोस में रहने वाले मिन्हाज के चचेरे भाई से भी मिली, लेकिन उसने मिन्हाज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। कैमरे के सामने उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर पुलिस मिन्हाज को आतंकी बता रही है तो वो आतंकी ही है। मिन्हाज के बारे में बताइए, किस तरह का शख्स था? कुछ नहीं भाई था क्या क्यों पुलिस ले गई कल? आतंकवादी बताया जा रहा है। उन्हीं लोग जाने। अब ये हम लोग को पता थोड़ी ना था कि आप तो ठीक बगल के मकान में रहते हैं ना। आप पुलिस से पूछ लीजिए फिर। पुलिस नहीं, आप भी तो बोलिए, पुलिस ने तो बता दिया कि वो आतंकवादी। इन्वेस्टिगेट कर तो रही है। नहीं, पुलिस कह रही है आतंकवादी, आप क्या कहेंगे? भाई हमको आतंकवादी पुलिस ने कहा तो वही है भाई, और क्या। जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि भारत में अलकायदा के इशारे पर धमाके की साजिश रचने वाले मिन्हाज और मसीरुद्दीन को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस अब मिन्हाज और मसीरुद्दीन दोनों से ही उनके टेरर प्लान के साथ ही साजिश के तार खंगालने में जुटी है। 2 गिरफ्तार व्यक्तियों को, जिनका नाम क्रमशः मिन्हाज और मसीरुद्दीन है, उनको आज सक्षम न्यायालय, जो कि एनआईए और एटीएस की स्पेशल कोर्ट है, वहाँ प्रस्तुत किया गया तथा इन दोनों व्यक्तियों की 14 दिन की रिमांड पुलिस ने सीख की थी, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकृत कर दिया है। तो अब वो 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिए जाएंगे और उनसे आगे की गहन पूछताछ की जाएगी। यूपी एटीएस का दावा है कि मिन्हाज और मसरुद्दीन ने भारत में अलकायदा के चीफ उमर उल मंडी के इशारे पर धमाके की साजिश रची थी। हमला 15 अगस्त को देश के अलग अलग शहरों में होना था, लेकिन ऐन वक्त पर आतंकियों की साजिश का खुलासा हो गया और फिर उनका सारा प्लान चौपट हो गया। उमर अल मंडी ये नाम है उस शख्स का जिसे सुरक्षा एजेंसियां भारत में खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा का चीफ बताती हैं। संभल का रहने वाला उमर अल मंडी आखिर एक खतरनाक आतंकी संगठन का इंडिया चीफ कैसे बन गया? एबीपी न्यूज ने इसकी तहकीकात की तो सामने आई कई चौंकाने वाली जानकारी। पता चला कि उमर अल मंडी का असली नाम हाफिज सईद अख्तर है और उसके परिवार वाले संभल के दीपा सराय मोहल्ले में रहते हैं। बताया जाता है कि 1998 में एक दिन अचानक हाफिज अपनी दाढ़ी कटवाकर घर आया तो घर वाले नाराज हो गए और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटी तो उसके आतंकी बनने की खबर। पता चला कि अब वो हाफिज सईद अख्तर नहीं बल्कि उमर अल मंडी बन गया है। वही उमर अल मंडी जिसे सुरक्षा एजेंसियां बताती हैं भारत में अलकायदा का चीफ। हमारे साथ खुद सईद अख्तर के भाई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या ये सुनने में आया कि ये हाफिज कुरान थे और दीन की तरफ इनका रुझान था और बड़े दीनी आदमी थे, बड़े शरीफ थे, तो अचानक से क्यों नाराज होके गए थे या कोई बात हुई थी? जैसे सुनने में आया कि वो उन्होंने दाढ़ी कटा ली थी खुद ही और उसके बाद घर वालों ने नाराजगी जाहिर की थी। जी, दाढ़ी भी कटा ली थी। फादर हमारे खुद मौलवी थे, ये खुद हाफिज कुरान थे और पढ़े थे वैसे दारुल उलूम से। तो जब दाढ़ी कटा ली थी तो फादर ने इन्हें बहुत बका और फिर वल्लाह आलम हम तो 13-14 साल के थे उस वक्त। बहरहाल ये गुस्से में घर से चले गए, फिर लौटे नहीं और फिर बाद में दीगर पुलिस आती रही इन्हें पूछने के लिए। ये फिर इन्होंने कोई कांटेक्ट हमसे नहीं करा, ना हमने करा इनसे कोई। 20-22 साल हो गए हैं इनको गए हुए और 23 साल मान लीजिए, तो कितनी परेशानी परिवार को झेलनी पड़ती है अक्सर और बेशतर? कितनी बार एजेंसीज ने पूछताछ के लिए आप लोगों को बुलाया? बहुत बार बुलाया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बदनामी बहुत है माशरे में। मोहल्ले में कोई पुलिस आती तो लोग, भाई इज्जतदार फैमिली है हमारी, कोई ऐसा तो है नहीं उठाई गिरे हों, मगर ये है कि भाई अब हमारी तो कोई गलती नहीं है, भाई इतनी गलती है कि वो भाई है हमारा और बड़ा शरीफ और वैसा आदमी था। पता नहीं किन सोबत में पड़ा, किसकी बातों में आके चला गया। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो उमर अल मंडी ने भारत में अलकायदा के टेरर प्लान को बढ़ाने के लिए संभल के कई नौजवानों को गुमराह किया है और उन्हें आतंकी बना दिया है। 2015 में ऐसे ही 2 आतंकियों को पुलिस ने दीपा सराय मोहल्ले से ही पकड़ा था, जो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं।
हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में हैं और संभल जो है अलकायदा के आतंकवादियों के गढ़ के रूप में पहचाना जाने लगा है, क्योंकि वर्ष 2014 से लगातार संभल का दीपा सराय मोहल्ला आतंकवादियों का स्लीपिंग मॉड्यूल इलाका कहला रहा है। 2014 में सबसे पहले अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ने जब ऐलान किया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के लिए सनाउल्लाह हक जो है वो काम कर रहे हैं, उसके बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं सतर्क हो गई थी और 2015 में आसिफ और जफ़र मसूद नाम के 2 अलकायदा के आतंकवादियों को संभल के दीपा सराय से गिरफ़्तार किया था, जो फ़िलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन कल जो लखनऊ में 2 आतंकवादी गिरफ़्तार हुए और उनसे पूछताछ में जो पता चला कि 2019 के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप का अलकायदा का जो हेड है वो भी संभल के दीपा सराय मोहल्ले का रहने वाला है। इसका नाम है उमर अल मंडी उर्फ सैयद अख्तर। भारत में अलकायदा के टेरर प्लान की कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यों से घिरी हुई है। जानकारों की माने तो लॉकडाउन की वजह से आतंकियों के खूनी मंसूबों को भी ग्रहण लग गया था, लेकिन अब लॉकडाउन के खत्म होने के बाद आतंकी अपने खूनी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए खतरनाक साजिशों की प्लानिंग कर रहे हैं। भोले भाले नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, बेगुनाहों की जान लेने के लिए उन्हें उकसाया जा रहा है, और यह सब हो रहा है जिहाद के नाम पर। जिहाद का वक्त आ गया है आदिल। तुम्हें हिंदुस्तान में घुसकर उसकी ऐसी तबाही मचा दो कि वो लोग दंग रह जाए, उनका वजूद ही हिल जाए, कोई कुछ समझ ही ना पाए। तुम ये कर सकते हो आदिल, पूरी कौम को तुम पर भरोसा है आदिल, तुम ही ये कर सकते हो। जाकिर मूसा के साथ रहे हो, उसने तुम्हें समझा दिया होगा कि जिहाद से तुम्हें क्या कुछ मिल सकता है। इस जिहाद से तुम्हें सीधे जन्नत नसीब होगी आदिल, जन्नत, सीधे जन्नत। कुछ इसी तरह आतंक के आका अपने अड्डे पर भोले भाले नौजवानों को जिहाद के नाम पर बरगलाते हैं और फिर उन्हें बना देते हैं मौत की मशीन। एक ऐसा मोहरा जो जन्नत के सब्ज बाग में बेगुनाहों के खून के लिए तैयार हो जाता है। अंदेशा है कि लॉकडाउन में ही इन दोनों ने अपने घर में तबाही का सामान जमा किया था और सरहद पार बैठे आकाओं के इशारे पर अनलॉक के साथ ही ये भी अनलॉक हो गए थे। मिनहाज और मसीरुद्दीन दोनों को बम बनाने की ट्रेनिंग इंटरनेट से दी गई थी और उसी ट्रेनिंग के बाद मात्र 2000 रुपए में इन्होंने बना लिया था प्रेशर कुकर बम। डेट में घर पे बैठकर कोई बम बनाना या कोई आतंकवादी साजिश तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंटरनेट में आप डालिए कि हाउ टू मेक ए बम, तो आपको 100 साइट्स मिल जाएंगे, बताने के लिए पूरे साधन मिल जाएंगे। एक तो कोई कंटेनर जो होता है वो कंटेनर तो होता है वही उसका नाम बम हो जाता है। जैसे इसमें कुकर मिले हैं तो कुकर बम हो गया, या अगर ब्रीफ केस में कोई एक्सप्लोसिव, ये 4 आइटम मैं बता रहा हूँ, ये अगर ब्रीफ केस में करते हैं ब्रीफ केस बम हो जाएगा। 4 इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं बम बनाने के वो हैं, एक तो एक्सप्लोसिव, दूसरा चाहिए होता है कि एक डेटोनेट, उसको एक्सप्लोड करने का कोई साधन चाहिए होता है, तीसरी होती है पावर कनेक्शन, जो पावर उसको जोड़ते हैं, जो उसको इग्नाइट करता है, चौथी चीज़ होती है स्प्लिंटर्स, जिसमें लोहे की छर्रे होते हैं, गोलियां होती हैं, साइकिल की गोलियां होती हैं, शीशे के टुकड़े होते हैं। जानकारों की माने तो लखनऊ में हमले की साजिश रच रहे अलकायदा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी
एक बड़ा संकेत दे रही है। यह गिरफ्तारी बता रही है कि अनलॉक के इस दौर में आतंकवादी संगठनों ने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है। लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। स्लीपर सेल का मतलब ही यही होता है कि जो सुषुप्त अवस्था में रहे और आवश्यकता पड़ने पे जागृत हो जाए। तो ये स्लीपर सेल ये नहीं था कि निष्क्रिय थे, ये सुषुप्त अवस्था में थे और जब ज़रूरत पड़ी इनके आकाओं ने पाकिस्तान पेशावर से इनका आवाहन किया, दिशा निर्देश दिए, ये क्रियाशील हो गए। केवल इतनी सी बात है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो जब से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ है, तभी से ये पाकिस्तान के आतंकियों की आंखों में खटक रहा है और इसलिए यूपी अब आतंकियों के टारगेट पर है। प्रदेश में 18 जनपद इस दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील हैं और अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। उल्लेखनीय है सहारनपुर, बिजनौर, संभल, शामली आदि की अगर हम समीक्षा करें तो दिखाई ये पड़ता है कि दिल्ली पुलिस ने विगत में AQIS के 2 चरमपंथी विगत में जो संभल के रहने वाले थे उनको गिरफ्तार किया गया। शामली में भी इस प्रकार की गतिविधियां प्रकाश में आई हैं। इसलिए इन तमाम जो बरामदगियां हुई हैं, पूछताछ व्याख्या के आधार पर यह बताया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद अत्यंत संवेदनशील हैं, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी से कम नहीं है, वो हर चुनौती के लिए तैयार है। लखनऊ के काकोरी इलाके से गिरफ्तार किए गए मिन्हाज और मसीरुद्दीन के पास से भी सुरक्षा एजेंसियों को कई प्रमुख शहरों के नक्शे मिले हैं। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे के अलावा काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे भी इनके पास से मिले हैं। मतलब यह है कि आतंकी साजिश के साथ ही खतरा भी बहुत बड़ा है और ऐसे में अब जरूरत है बेहद सावधान रहने की। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।